students. So today we are continuing reflection of light. It is part 6. It is the last portion, it is the last video of physics जिसमें हम लाइट की चर्चा कर रहे हैं. ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी हम देखते हैं, हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है और डिफरेंट जब मिरर्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं. और मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रतिबिंबों की बात करते हैं तो प्रतिबिंब जिस स्थान पर बनता है, जैसी उसकी आकृति बनती है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, इसके आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं कि उस मिरर का उपयोग हमें कहाँ करना है. So this is the applied part what we will be learning today. तो पहले देखते हैं हम लोग कि applications of concave mirror, अवतल दर्पण के अनुप्रयोग क्या होते हैं. तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि एज अ रिफ्लेक्टर यानी एक परावर्तक के रूप में. तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जो बल्ब का उपयोग किया जाता है उसके पीछे में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है. उस रिफ्लेक्टर से एक पैरेलल बीम हमको मिलती है जो सड़कों पे जाती है. तो अब थोड़ा सा याद कीजिए कि हमने जब कॉन्केव मिरर को पढ़ा था तो कॉन्केव मिरर हमारा इस तरीके से बना हुआ है. इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, डिप्रेस्ड है. तो हमने कैसा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, इसके फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे. तो जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो लाइट रेज यहाँ से जाती हैं और टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है. अब इसको आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए कि ये हमारा बल्ब का रिफ्लेक्टर है और इसके प्रिंसिपल फोकस पे हमने बल्ब को लगा दिया है. तो इससे जो प्रकाश की रोशनी निकलेगी वो इस रिफ्लेक्टर से टकराएगी और टकरा के इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी. इट विल बिकम पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी और ये जो पैरेलल बीम है वो हमको आगे की सड़क पर आएगी और हमको अच्छी रोशनी दिखेगी जिसमें हम गाड़ी चला सकते हैं. सो इट इज टू बी यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर. टॉर्च जो होता है, टॉर्च में भी बल्ब जहाँ पे होता है उसके पीछे में एक रिफ्लेक्टर होता है. रिफ्लेक्टर याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि कांच का हो. कई बार क्या होता है, कांच का जब हम उपयोग करते हैं, दर्पण का उपयोग करते हैं तो बहुत भारी हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम कुछ ऐसा हल्का मटेरियल यूज करते हैं. हो सकता है प्लास्टिक का बना हो, लेकिन उसका जो सरफेस होता है वो उस पर सिल्वर की पॉलिश होती है तो चमकदार बन जाता है और वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर का उपयोग करता है. ये ऐसा ही काम करता है जैसा मिरर करता है वहाँ पे, जैसा दर्पण करता है. तो ये पहला हुआ कि जब हम उसका उपयोग करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर. दूसरा हम देखते हैं कि द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर फॉर सेविंग एंड मेकअप मिरर. सेविंग एंड मेकअप मिरर. तो दाढ़ी बनाने के लिए या साज सज्जा मेकअप करने के लिए हमको दर्पण की जरूरत पड़ती है. अब देखिए जो सामान्य दर्पण आते हैं, सामान्य दर्पण जो होता है वो प्लेन मिरर होता है जिसका हम आमतौर पर जीवन में उपयोग करते हैं. लेकिन जहाँ पे आर्टिस्ट जो फिल्मों में आते हैं उनके लिए जब मेकअप करना होता है तो बहुत बारीकी से उनका मेकअप किया जाता है, क्योंकि जब वो उनका जब चेहरा 70 mm के पर्दे पे दिखता है तो अगर वहाँ पे एक भी खामी रह गई है तो वो मैग्नीफाई होकर बहुत बड़ी खामी दिखेगी. तो इसीलिए जो उनके मेकअप वैन में जो मिरर का उपयोग किया जाता है, अच्छे होटलों में इसका उपयोग किया जाता है, मेकअप मिरर होते हैं, तो वो कैसा होता है, कॉन्केव होता है. थोड़ा सा याद कीजिए कि कॉन्केव मिरर में हमने देखा था, अवतल दर्पण में देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम दूर से जब पास लाते जाते हैं तो उसका जो इमेज होता है वो दूर होते जाता है. और 5 परिस्थितियों में हमने देखा था कि इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक लेकिन उल्टा. एक परिस्थिति ऐसी थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखा था. ये इसका पोल है और ये इसका फोकस है. तो अगर इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा
तो इसका इमेज हमको मिलता था मिरर के दूसरी तरफ, जो कि सीधा होता था और इनलार्ज होता था। देख लीजिए फिर से कि अगर एक पैरेलल बीम यहाँ से जाती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है और टकराने के बाद इसके फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी दिशा में वापस लौट जाती है। इनके मिलने के चांसेस नहीं है। तब हम क्या करते हैं, इनको हम पीछे आगे बढ़ाते हैं। जहां पे ये मिलती हैं उस जगह पर हमको इमेज मिलता है। अगर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा ए बी, तो इसका इमेज मुझे मिला ए डैश बी डैश। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो जब वस्तु से बड़ा इमेज मिलता है तो इसको हम सेविंग मिरर के लिए या मेकअप मिरर के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा इसका उपयोग हम देखते हैं सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर में कैसा होता है, वहां पे अब हम पहले प्रकार के इमेज फॉर्मेशन को याद करते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कैसा रखा था, हमने ये माना था कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और वहां से पैरेलल बीम आती है, समानांतर किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, और इस मिरर के फोकस पे केंद्रित हो जाती हैं परावर्तन के पश्चात यहाँ पे। तो अगर बहुत सारी मिलियंस ऑफ बीम, इफ इट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट विल गेट फोकस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे मुख्य फोकस पे केंद्रित हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लाइट एनर्जी, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी, यहाँ पे इकट्ठी होगी। तो इससे अगर हमने प्रेशर कुकर में हमने उसके ढक्कन को ऐसा सेट किया कि लाइट रे आती है, इसको हमने कर्व बनाया, यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर है तो सारी लाइट और उसका फोकस को हमने सेट किया अंदर के जो कंटेनर पे जहाँ पे हमने खाना बनाने की चीज़ें रखी हुई है, तो उसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी मिलेगी और खाना जल्दी पकेगा। तो ये बहुत अच्छा इसका उपयोग हो गया। इसके बाद हम चौथा उपयोग इसका देखते हैं, ये तीसरा हो गया इन सोलर कुकर। और अगला उपयोग देखते हैं इन हॉस्पिटल्स। इन हॉस्पिटल्स बाय डेंटिस्ट्स एंड ईएनटीज। दांत के डॉक्टर और नाक कान गले के जो डॉक्टर हैं वो इसका उपयोग करते हैं। तो जब दांत के अंदर उनको दांत के अंदर में कहाँ पे कैविटी है वो देखना है, या कान के अंदर या गले के अंदर अगर कोई चीज़ देखनी होती है तो उसके लिए वो ऑन-केयर मिरर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि हमको ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, हम फोकस करते हैं इस प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में। तो इसका बड़ा इमेज इनलार्ज होके हमको दूसरी तरफ मिलता है। तो हम इनलार्ज वे में देखते हैं, बहुत स्पष्ट देखते हैं, और ये इसका उपयोग होता है। तो ये प्रमुख उपयोग होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, नाउ आई एम चेंजिंग दिस। उत्तल दर्पण के प्रयोग। मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वस्तु को अलग अलग जगह पर रखने की बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास ये मिरर है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउट, जो उसका परावर्तक सतह है वो उठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी तरफ है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी तरफ है तो प्रिंसिपल फोकस भी दूसरी तरफ है। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है जहां से हम वस्तु की लोकेशन को बदल सकें। तो हम कहीं भी वस्तु को रखते हैं, हमने देखा था कि वस्तु को अगर हमने यहाँ पे रखा, एक लाइट रे अगर ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो एक्चुअली ये डाइवर्जिंग है, ऐसा लगता है देखने वाले को कि ये फोकस से आ रही है, बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स इनटू दिस डायरेक्शन।
दूसरी प्रकाश की किरण जो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और उसी दिशा में वो लौट जाती है, तो इस जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे कि हम वस्तु को इस पोल ऑफ मिरर से कहीं भी ले जाएं, आगे पीछे करके ले जाएं, हम बना के देखिएगा डायग्राम, तो उसका इमेज हमेशा हमको प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में ही कहीं बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसका जो सबसे पहला उपयोग होता है इस इमेज फॉर्मेशन का, वो होता है रियर व्यू या ड्राइवर्स मिरर में, या इसी को हम कहते हैं ड्राइवर्स मिरर। जब कोई वाहन आप चलाते हैं तो उसमें मिरर होता है जिससे हमको पीछे का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम देखते हैं, तो वो रियर व्यू यानी पीछे की चीजों को देखने के लिए या ड्राइवर्स मिरर। तो उसमें ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन ये हमेशा पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि ये उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। और अगर डायग्राम पूछता है तो आप बड़े मजे में डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने में आप ये जो लेबलिंग है ये करना नहीं भूलेंगे। मिरर का आप नाम दे दीजिए एम अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसका जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये आपकी स्वतंत्रता है, आप क्या नाम देते हैं। तो और जहां पे ये दोनों किरणें मिलती हैं आप वहां पे इमेज देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन कैसा है कि अगर उसने केवल मिरर का नाम पूछा तो 1 मार्क का हो सकता है, अगर उसने इमेज के साथ में पूछ लिया, डायग्राम के साथ में पूछ लिया तो उससे ज्यादा मार्क्स के हो सकते हैं। दूसरा उपयोग किया जाता है इस मिरर का, वो होता है स्ट्रीट लाइट में। हम कह सकते हैं कि लाइट रिफ्लेक्टर के लिए कॉनकेव मिरर का भी उपयोग होता है और कॉन्वेक्स मिरर का भी उपयोग होता है। तो हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में अगर हमने रिफ्लेक्टर का यूज किया तो वह कैसा हुआ कि लाइट रेज को उसकी बीम को पैरेलल करने के लिए हम उपयोग करते हैं, जैसा हमने मोटर गाड़ियों में देखा। लेकिन अगर स्ट्रीट लाइट है तो स्ट्रीट लाइट में आप देखिएगा वहां पर हम ऐसा उपयोग करते हैं, यहाँ पे हमने जो परावर्तक लगाया वो है कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर अगर बल्ब लगा हुआ है, अगर ये बल्ब लगा हुआ है तो अब इसकी जो रोशनी होती है, अब इसका थोड़ा सा इमेज देखिए, ये यहाँ से जाएगी, बहुत सारी रेज जो इसके परावर्तक सतह से टकराएंगी और टकराने के बाद मैंने बताया था कि ये जो सरफेस होता है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब किरणों को फैलाता है। तो इससे प्रकाश की किरण इधर जाएगी, प्रकाश की किरण इधर जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण इधर जाएगी। इट मीन्स इट विल कवर द लार्जर एरिया ऑफ द फॉर दिस लाइट टू स्प्रेड ओवर। प्रकाश की किरणों को ज्यादा दूर तक फैलाने में इसका उपयोग होगा। अगर हमको इतना दूर नहीं फैलाना है, कम दूर अगर फैलाना है तो या तो हम इसके कर्वेचर को बढ़ा देंगे, कर्वेचर को कम कर देंगे, या फिर इस जो सोर्स ऑफ लाइट है इसको हम थोड़ा दूर कर देंगे। ऐसा ही मिरर है। और अगर हमने इस बल्ब को हमने इस जगह पर फोकस किया, अब क्या होगा कि लाइट रे बहुत दूर तक नहीं फैलेगी, तो इसका जो स्प्रेड एरिया है वो कम हो जाएगा, तो इतने हिस्से में ये लाइट रे फैलेगी। तो ये एरिया ज्यादा करना है, कम करना है, इसको एडजस्ट किया। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बी कवर्ड। तो अब देखिए हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि हमने किस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, किस जगह पर इमेज बनता है और कितना उस मिरर का फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल फोकस से उस पोल ऑफ द मिरर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये जो दूरी कहलाती है ये फोकल लेंथ कहलाती है। हम प्रिंसिपल फोकस को, मुख्य फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं
और फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। यहीं पे जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया था आपको, उसका यहाँ पे बहुत अच्छा उपयोग आपको मिलेगा। आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं एक बार। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो आप देखिएगा, मैंने बताया था कि जो लाइट रेज अगर इस दिशा में जाती हैं तो उसकी दिशा में हम जो भी दूरी को नापेंगे वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। दूसरा मैंने कहा था कि सारी दूरियां हम पोल ऑफ द मिरर से मेजर करेंगे। तो फोकल लेंथ मुझे दूरी मेजर करनी है P से लेके F तक की दूरी, तो मुझे P से F की तरफ आना पड़ेगा, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, प्रकाश के आने की दिशा के विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये प्रकाश के किरण के जाने की दिशा है, ये इसका पोल है और यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो इसकी फोकस दूरी मुझे ये मेजर करनी पड़ेगी, दिस इज F। तो मुझे P से F की दूरी मेजर करनी होगी। P से F की दूरी मेजर करने का मतलब है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, प्रकाश किरण के आने की दिशा में। तो इसका मतलब जब हम कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है इसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए आते हैं हम मिरर फॉर्मूला पे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और इस पे क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन ऐसे कुछ रिमार्केबल क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, लेकिन अगर आप मिरर फॉर्मूला याद रखते हैं हो सकता है वो मिरर फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए और एक सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि उस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है और आंसर लेना है। तो एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पर f का मतलब होता है, इसको मैं शब्दों में भी लिख देता हूं, f का मतलब होता है फोकल लेंथ। दिस इक्वल्स 1/u का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/v। v का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसके बाद आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और उस क्वेश्चन के अनुरूप हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे अलोंग विद साइन। साइन कन्वेंशन इसलिए बताया गया था कि अगर आपको देखना है कि अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो f की वैल्यू फिर पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉन्केव मिरर है तो f की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि वो u नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस हमको u नेगेटिव ही मिलता है, v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एनीवे अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास हो गया मिरर फॉर्मूला, जिसको कहते हैं वो हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एक दूसरा फॉर्मूला हम जो देखते हैं वो होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। तो ये आवर्धन का सूत्र होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। किसी वस्तु को जब उसका इमेज फॉर्म हुआ तो वो वस्तु के बराबर बना, वस्तु से बड़ा बना या वस्तु से छोटा बना, तो कितना आवर्धित हुआ हमको ये बात पता चलती है। तो इसके लिए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h या माइनस v अपॉन u। h डैश का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार या हाइट ऑफ द इमेज, और h का मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, और m इज इक्वल टू, इसमें दो फॉर्मूले शामिल हो गए हैं, h रेस अपॉन h इज इक्वल टू माइनस, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस, माइनस v अपॉन u। बाकी जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे कि हमको वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव रखनी है, इट इज एज पर द क्वेश्चन। और एक फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी जानते हैं वो है r इज इक्वल टू ट्वाइस f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पहले की वीडियो में। तो ये कुल 3 फॉर्मूले होते हैं, इसके आधार पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लिया मतलब आधा प्रश्न आपका बन गया। तो है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find the position of the image. हर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए हम लिखते जा रहे हैं अगर कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज उसने बोला कि क्या है, कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण है हमारे पास। तो ये कॉन्केव मिरर है, इससे हमको पता चल जाता है, कई चीज़ें जानकारी हमको मिल जाती हैं। दूसरा, मैग्निफिकेशन कितना है, 2 times है, तो इसका मतलब m की वैल्यू है 2। साथ में वो ये बोलता है मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब रियल इमेज बनेगा तो m की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, सिंस इमेज इज। प्रश्न में कोई चीज फालतू नहीं दी गई है, जो दी गई है उसका कहीं ना कहीं कोई मतलब है। तो ये रियल इमेज बनाने का मतलब है कि आप मैग्निफिकेशन को नेगेटिव कर दीजिए। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कीजिए। ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमने वस्तु को कहीं इधर रखेंगे, कहीं रखा है, मुझे नहीं मालूम इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। लेकिन अगर हमने मिरर के इस तरफ के सामने रखा है और अगर ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो प्रकाश की किरण इधर जाएगी और ये इसका पोल है, तो मुझे ये डिस्टेंस हमेशा इधर मेजर करना पड़ेगा। मतलब जो ये डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। आप बहुत आसानी से इसका अनुमान लगा सकते हैं, यस इट विल बी नेगेटिव। तो u क्या हो गया, नेगेटिव, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मुझे बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब है मुझे v फाइंड आउट करना है। v, अब इमेज जो है वो इस तरफ बनेगा या इसी तरफ बनेगा ये मालूम नहीं है। तो जो v की वैल्यू आएगी उसके साथ में पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, वो हम उस समय डिसाइड करेंगे। तो वेरी सिंपल कि आपने गिवन में लिख लिया क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, और उसके आधार पे ये कॉन्केव मिरर से हमको ये पता चल गया कि ये u की वैल्यू नेगेटिव होगी। मैग्निफिकेशन रियल होने से पता चल गया कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अब हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन u। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो अगर हमने m की वैल्यू को यहाँ पे रखा -2, और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि m जो होता है मैग्निफिकेशन होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये दो एक जैसी राशियों का अनुपात होता है, तो ये विमाहीन राशि होती है। माइनस ये पहले से लगा हुआ है, ये फॉर्मूले में है। v की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो ये माइनस है, इसको मैंने माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो -2 इज इक्वल टू v अपॉन 10 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो v इज इक्वल टू -2 इंटू 10, दैट मीन्स -27।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिरर है, इस जगह पर हमने वस्तु को रखा था, तो इसका इमेज हमको इससे और दूर मिलेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमको 20 मिलेगा। और इस तरफ होगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी आप इकाई लिखना नहीं भूलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पहला वाला जो क्वेश्चन देखा हमने उसमें हमने मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले का यूज किया। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? उसका फोकल है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको मिरर फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। जब आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ना शुरू कीजिए और ये नोट करते जाइए कि आपको क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो अभी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो पहली चीज आपको दी गई है, यहाँ भी मिरर कौन सा है? कॉनकेव। इससे आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। दूसरी बात क्या दी हुई है कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी u जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि ये जो u है दैट शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये मिरर है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है तो इस पोल से मुझे इधर आना पड़ेगा, इसका मतलब u नेगेटिव होगा। तो इसको मैंने नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद मुझे दिया हुआ है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मुझे f भी दिया गया है, इट इज 20 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर में तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, उस तरफ पे आता है, लेकिन कॉन्केव में फोकल लेंथ भी P से लेके F के बीच की दूरी, जहां भी F हो, F यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन F अगर कॉन्केव मिरर के लिए है तो हमने उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर दिया। सिंपल सी बात हमको जो ध्यान रखनी है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी हमको इमेज डिस्टेंस या वस्तु के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ये हमको पता करना है। तो हमको v फाइंड आउट करना है। इतनी चीजों को देख के समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूला कैसा है, u f और v, यानी हमको मिरर फॉर्मूला यूज करना है। जब भी आपने इतना लिखा, आपको फॉर्मूला मालूम है, लेकिन इसके बाद भी आप फॉर्मूले को लिखिए जरूर एक बार। फॉर्मूले के लिखने के लिए स्टेप मार्किंग में उसके अंक अलग से होते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो f की वैल्यू 1/-20 इज इक्वल टू u की वैल्यू 1/-10 प्लस 1/v। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करना है, तो जो नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/10 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया और -1/20 वैसा ही रहा। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, 10 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 20 हुआ। 20 को डिवाइड किया 10 से तो 2 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन जा 2, माइनस 20 को इस 20 से डिवाइड किया, वैल्यू 1 आई, 1 into 1 दैट इज 1। ये कितना आ गया, 2 - 1 1 डिवाइडेड बाय 20। ये किसकी वैल्यू है, 1/v की। Therefore v will be equal to 20 सेंटीमीटर, जो इसकी यूनिट है वो अपना आप लिखना नहीं भूलेंगे। तो अब आप बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज इट इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर।